कार्ल मार्क्स। अब ये थे दूसरे वैज्ञानिक जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, उत्तरार्ध मतलब शुरुआत में कार्ल मार्क्स द्वारा स्थापित सिद्धांतों द्वारा मतलब इनके द्वारा, स्थापित मतलब इन्होंने जो लिखा, सिद्धांत मतलब अपने जो इतिहास के बारे में इन्होंने बताया, के परिणाम स्वरूप इतिहास की ओर देखने के दृष्टिकोण मतलब जो देखने का तरीका था, महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाली वैचारिक प्रणाली अस्तित्व में आई। वैचारिक मतलब कि पूरी तरह विचार से, अस्तित्व अस्तित्व का मतलब है कि उस समय जो उन्होंने कहा उसको वाकई मानने लायक था अस्तित्व में। इतिहास अमूर्त कल्पनाओं का नहीं होता, अमूर्त कल्पनाओं का, अमूर्त मतलब कि जो चीजें नहीं हुई है उसके ऊपर इतिहास नहीं लिखा जाना चाहिए, ऐसा कहना चाहते तो। अमूर्त कल्पना का मतलब जो पहले नहीं हुई है उसे इतिहास नहीं कहा जाता, अपितु वह जीवित मनुष्यों का होता है। जीवित मनुष्यों का मतलब जो पिछले कई सालों से मनुष्यों ने किया है उसी के ऊपर इतिहास लिखा जाता है, यह ऐसा कहना चाहते थे। मनुष्य मनुष्य के बीच के रिश्ते नाते, उनकी मौलिक मतलब कि उनके अपने अधिकार आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले उपलब्ध संसाधनों के स्वरूप और स्वामित्व पर निर्भर करते हैं। यहाँ पे उन्होंने जो ये लाइन कही है इसका मतलब है कि मनुष्य जो होता है वो दूसरे मनुष्य के साथ अपने मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले, मतलब कि जैसे एक इंसान होता है दूसरे इंसान से कोई रिश्ता रखता है, तो रिश्ता जो होता है किसी न किसी कारण से रखता है, मतलब कि वो जो रिश्ता होता है किसी न किसी चीज पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से उसका अधिक उपयोग करने वाला है। ये संसाधन समाज के विभिन्न वर्गों को समान मात्रा में प्राप्त नहीं होते। मतलब कि उन्होंने कहा कि ये जो इतिहास लिखा गया है, ये जो बातें कही गई रीति रिवाज, वो हर एक वर्ग के लोगों को, वर्ग मतलब हर एक इंसानों के ऊपर लागू नहीं होती है। फलस्वरूप समाज का वर्ग पर आधारित विषम विभाजन होता है, विषम विभाजन और वर्ग संघर्ष निर्माण होता है। अगर ये नियम हर एक पे लागू हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा, संघर्ष मतलब कि लोगों में कठिनाइयां हो जाएगी, मतलब कि लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगेंगे, तनाव होगा लोगों में। मानव का इतिहास ऐसे ही वर्ग संघर्ष का इतिहास है, तथा जिस वर्ग, वर्ग का मतलब है यहाँ पे, जैसे कि अभी यहाँ पे कोई कहता है ना मिडिल क्लास, फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, तो वो वही है मतलब वर्ग, किस जात से, किस धर्म से, तो ये वर्ग का मतलब यही है। संघर्ष का मतलब है कि परिश्रम, निर्माण का मतलब तैयार होना। जिस वर्ग के नियंत्रण में उत्पादन के संसाधन, उत्पादन मतलब कि पैदा करना, संसाधन मतलब कि जो चीजें, जैसे कोई चीज आप तैयार कर रहे हो तो वो संसाधन हो गए, सामान होते हैं, वह वर्ग अन्य वर्गों का आर्थिक शोषण करता है। तो ये लाइन का मतलब है कि जैसे कि कुछ वर्ग होते हैं जो दूसरे वर्ग के लोगों का शोषण, शोषण का मतलब उनका फायदा उठाते हैं आर्थिक तौर पर। ये लाइन का मतलब वही है कि जैसे बड़े लोग होते हैं वो छोटे लोगों का आर्थिक शोषण करते हैं। यह विचार उसने प्रस्तुत किया, ये जो वैज्ञानिक थे उन्होंने विचार को रखा। उसका लिखा ग्रंथ, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा, इतिहास लिखा, उसका नाम था दास कैपिटल, विश्वविख्यात। अब इसके बाद आए दूसरे, एनल्स प्रणाली। ये क्या थे, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, मतलब 20वीं शताब्दी जब शुरू होने वाली थी उस समय फ्रांस में एनल्स नाम से जानी जाने वाली ऐतिहासिक लेखन की प्रणाली का उदय हुआ। ये जो थे फ्रांस के थे 20वीं शताब्दी में, एनल्स नाम का इन्होंने इतिहास लिखा, इतिहास जो लिखा उसका नाम दिया एनल्स। एनल्स प्रणाली के स्वरूप इतिहास लेखन को एक भिन्न दिशा प्राप्त हुई। भिन्न का मतलब अलग दिशा, अलग तरीके का एक ज्ञान मिला लोगों को। प्राप्त का मतलब मिलना,
इतिहास का अध्ययन, अध्ययन का मतलब कि उसके ऊपर जानकारी निकालना, पढ़ना। मात्र राजनीतिक गतिविधियों, राजनीतिक मतलब राजनीति, गतिविधियों का मतलब कि चलन, राजाओं मतलब राजा महाराजा, महान नेताओं बड़े नेता और उनके आनुवांशिक रूप में राजनीतिक, कूटनीति और युद्धों पर केंद्रित न करते हुए तत्कालीन जलवायु। हाँ, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मतलब है इनका कि इतिहास में जो है सिर्फ राजा महाराजा बड़े लोगों के बारे में न लिखा जाए, इसके ऊपर बात करने से अच्छा है कि ये कहना चाहते थे कि इसके साथ साथ जलवायु, जलवायु का मतलब हो गया कि पर्यावरण, स्थानीय जन का मतलब जो स्थान, जो आसपास के लोग रहते हैं उसके बारे में, किसानों के बारे में, व्यापार के बारे में, प्रौद्योगिकी के बारे में, यातायात मतलब गाड़ियों के बारे में, संचार मतलब कि जो चलने वाली चीजें, संपर्क साधनों मतलब कि जो एक दूसरे के संपर्क में आने वाले सामान है, सामाजिक विभाजन, सामाजिक विभाजन मतलब जो चीजें एक दूसरे को बांट रही है, और समूह की मानसिकता मतलब लोगों में जो मतभेद है, जैसे विषयों पर अध्ययन करना चाहिए। तो ये लाइन का पूरा मतलब है कि वो कहना चाहते थे कि इतिहास के बारे में जो बड़े बड़े राजा महाराजा हैं उनके बारे में तो आप बात कर रहे हो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों के भलाई के बारे में बात करो, जिससे कि युद्ध पर केंद्रित हो। युद्ध मतलब कि युद्ध लोग ना करे, तत्कालीन जलवायु मतलब उस समय का जो पर्यावरण था उसको सुधारने की बात हो, स्थानीय लोग जो है किसानों को किस तरीके से सुधारा जाए, व्यापार को किस तरीके से सुधारा जाए, यातायात को कैसे सुधारा जाए, इसके ऊपर वो बोले कि अध्ययन किया जाना चाहिए, इसके ऊपर विचार करना चाहिए, करना भी महत्वपूर्ण माना जाने लगा, ऐसा वो कहना चाहते थे। तो एनल्स प्रणाली का प्रारंभ करने और उसने विकसित करने का श्रेय फ्रांसीसी इतिहासकारों को दिया। ये जो वैज्ञानिक थे इसको, इस इतिहास को फ्रांस के जो वैज्ञानिक थे उनको दे दिया इसका विकास करने के लिए। अब उसके बाद स्त्रीवादी इतिहास लेखन, स्त्रीवादी मतलब स्त्री के ऊपर, स्त्रीवादी इतिहास लेखन से तात्पर्य स्त्रियों की दृष्टिकोण से की गई इतिहास की पुनर्रचना है। पुनर्रचना का मतलब फिर से निर्माण करना, तो स्त्रियों के बारे में इतिहास फिर से लिखा जाना, ऐसा ही इसमें कहना चाहते हैं। फ्रांसीसी विदुषी सीमा द बोवा ने स्त्रीवाद को मौलिक भूमिका स्पष्ट की। ये जो थी उन्होंने स्त्रियों के लिए मौलिक भूमिका स्पष्ट की, स्पष्ट करना मतलब पूरी तरीके से बताना। स्त्रीवादी इतिहास लेखन में स्त्रियों को स्थान देने की साथ साथ इतिहास लेखन के क्षेत्र में पुरुष प्रधान दृष्टिकोण पर विचार करने पर बल दिया गया। तो ये पूरे लाइन का मतलब है कि जैसे जैसे पुरुषों को पुनर्विचार मतलब पुरुषों को जितना अधिकार मिलता है उतना ही स्त्रियों को मिलना चाहिए। इसके पश्चात मतलब इसके बाद स्त्रियों के जीवन से जुड़ी नौकरी, रोजगार, ट्रेड यूनियन, ट्रेड मतलब काम करने के लिए, उनके लिए कार्यरत संस्थान, संस्थान मतलब जगह, स्त्रियों का पारिवारिक जीवन जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार करने वाले अनुसंधान प्रारंभ हुआ। ये पूरे लाइन का मतलब है कि जैसे पुरुषों को सारी चीज़ें मिलती है वैसे ही स्त्रियों को मिलना चाहिए। क्या क्या मिलना चाहिए? काम मिलना चाहिए, यूनियन ट्रेड मिलना चाहिए, कार्यरत संस्थान मिलना चाहिए, पारिवारिक जीवन मिलना चाहिए। तो उस समय ये भी उन अनुसंधान उनको मिलना चाहिए, ऐसा ही कहना चाहते थे। 1990 के पश्चात दिखाई देता है कि स्त्री को एक स्वतंत्र सामाजिक, स्वतंत्र मतलब पूरी तरह से स्वतंत्रता, मतलब वो अपने जिंदगी के लिए कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, ऐसे वर्ग मानकर इतिहास लिखा जाने पर बल दिया गया। मतलब कि स्त्रियों के ऊपर भी इतिहास लिखा जाने लगा। अब 1990 के बाद अब आए माइकल फूफो, 20वीं शताब्दी के फ्रांसीसी इतिहासकार। अब ये जो थे 20वीं शताब्दी के फ्रांसीसी इतिहासकार थे। माइकल फूफो के लेखन द्वारा एक अवधारणा का उदय हुआ, एक नई चीज का उदय, उदय मतलब निर्माण हुआ। उसने अपने आर्क ओलाफी, ये जो किताब लिखा था उसका नाम है आर्क ओलाफी ऑफ नॉलेज ग्रंथ में यह प्रतिपादित किया। प्रतिपादित मतलब कि उसमें उन्होंने यह दिखाया इतिहास की काल क्रमानुसार, काल क्रमानुसार मतलब एक के बाद एक, अखंड मतलब जिसका खंडन न हो,
रूप से प्रस्तुत, प्रस्तुत मतलब पेश करना, अथवा रचना करने की पद्धति अनुचित है। पुरातत्व में मतलब जो पहले हो चुकी, अंतिम सत्य तक पहुंचना उद्देश्य नहीं होता है। मतलब कि ये लाइन का पूरा मतलब है कि जो पहले हो चुकी है घटनाएं, उसके ऊपर अंतिम उद्देश्य, अंतिम मतलब लास्ट, उद्देश्य मतलब कि किसी जगह पर उनकी जो घटनाएं हो चुकी है उनके लास्ट जैसे जैसे हुई है वो सारी जगहों पर हमें पहुंचना जरूरी नहीं है, मतलब वो सारी चीजें ही दिखाना जरूरी नहीं है। अपितु भूतकाल में हुए परिवर्तन का स्पष्टीकरण करने का प्रयास होता है। इस तथ्य की ओर उसने ध्यान खींचने का प्रयास किया। ये लाइन का मतलब है कि जो पहले हो चुकी घटनाएं हैं उसके ऊपर परिवर्तन कर, मतलब जो घटना हो चुकी वो फिर से घटना ना हो, ऐसा वो कहना चाहते थे। फूफो ने इतिहास में उल्लेखित परिवर्तनों को स्पष्ट करने पर बल दिया, मतलब कि जो लोग इतिहास लिखना चाहते थे, लिख रहे थे, वो कुछ परिवर्तन करके दिखाना चाहते थे, पहले जो हुआ और अब जो होने वाला है। मतलब कि जो पहले लोगों ने इतिहास लिखा और अब जो लोगों ने लिखना चालू किया उसमें कुछ परिवर्तन करके लिखना चाहते थे, लेकिन वो इसके ऊपर स्पष्ट तरीके से कहा कि ये थोड़ा गलत है, उद्देश्य नहीं होता है। अतः उसने इस पद्धति को ज्ञान का पुरातत्व कहा। ये जो पद्धति है उसको ज्ञान का पुरातत्व उन्होंने कहा। इतिहासकारों ने इससे पूर्व मनोविकार, मनोविकार मतलब मन, चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान मतलब कि शारीरिक चीजें जो हम डॉक्टरों से लेते हैं उसे बोला जाए चिकित्सा विज्ञान, कारगर प्रबंधन जैसे विषयों पर विचार नहीं किया, परंतु फूफो ने इस विषय पर इतिहास की दृष्टि से विचार किया। तो ये लाइन का मतलब है कि उन्होंने जो था चिकित्सा विज्ञान और कारगर जैसे विज्ञानों पर विचार नहीं किया, उन्होंने इसके ऊपर कुछ कहा नहीं, लेकिन जो कुछ भी कहा उन्होंने उसका मतलब भी यही था कि ये चिकित्सा विज्ञान और कारगर जैसी चीजों पर काम करना चाहिए। इस प्रकार इतिहास लेखन की व्याप्ति निरंतर विस्तार पाती गई। व्याप्त निरंतर मतलब कि समय दर समय, विस्तार मतलब कि बदलते जाना, विस्तार मतलब कि उसका बढ़ना, जैसे कि थोड़ा पहले लिखा जाता था उसके बाद ज्यादा लिखा जाने लगा फिर ज्यादा, विस्तार मतलब फैलना। पाती गई। साहित्य, साहित्य ये जो है संगीत चीजों में आता है। स्थापत्य, शिल्पकला, शिल्पकला मतलब जो किसी के बारे में लिखा जाता है। चित्रकला, जो चित्रें बनाई जाती है। संगीत कला, संगीत के बारे में। नृत्य कला, ये नृत्य कला डांस है। नाट्य कला, नाटक की चीजें। फिल्म निर्माण, दूरदर्शन जैसे विविध विषयों के स्वतंत्र इतिहास लिखे जाने लगे। तो इसके बाद जो था वो जो इतिहास लिखा जाने लगा वो था साहित्य, स्थापत्य, शिल्पकला, चित्रकला, संगीत, इन सब पे इतिहास लिखे जाने लगा और इसके ऊपर उन्होंने विस्तार का मतलब हो गया यहाँ पर विकास होते गया।